हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग्स। दोस्तों, आपने मेरे पिछले सारे एपिसोड को बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया, इसलिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस सीरीज़ का नाम है जीने की राह। इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो गुजरे ज़माने के हीरो हैं, जो गुजरे ज़माने के आइडियल हैं, वो अपनी लाइफ स्टाइल कैसे बिताते थे और जो वर्तमान में छात्रों का मॉडल हैं, जो छात्र जिनको फॉलो करते हैं, वो किस तरह से अपना जीवन स्टाइल निभाते हैं और कैसे वो अपने छात्रों को गाइड देते हैं ताकि उनके पद चिन्हों पे छात्र भी चल सके। दोस्तों, पहले एपिसोड में हम आ गए हैं एक ऐसे रिटायर्ड शिक्षक के घर जो अपने लाइफ स्टाइल में बड़ी सादगी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, और उनकी पद चिन्हों पे यहाँ के आसपास के लोग चलते हैं और अनुसरण करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि इनकी कामयाबी का क्या राज है, कैसे इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और अभी तक का सफ़र कैसे तय किया है। तो मेरे पास दोस्तों कुछ सवालों का जखीरा है जो मैं इनसे पूछूंगा और इनको इंस्टेंट इन सवालों का जवाब देना है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए मैं उन्हीं श्रीमान से मिलाता हूँ जिनके घर पे मैं अभी आ रखा हूँ, और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि उनकी नज़रिए में जीने की राह आजकल के बच्चों को क्या होना चाहिए। तो सर, मैं अगला क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि आपका बचपन कहाँ और कैसे गुजरा? अच्छा, मेरा बचपन जो है ग्रामीण परिवेश में ही गुजरा। गांव में मैं पैदा हुआ, वहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और वहीं मैं रहा जी। और कक्षा 1 से लेकर 12 तक की मैंने शिक्षा गांव में ही रहकर, उस समय गांव में कोई बिजली नहीं थी जी, केवल जो है लैंप की रोशनी में ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और 12वीं परीक्षा पास करने के बाद मैं बरेली शहर में आया जी, वहाँ से ग्रेजुएशन किया, फिर ट्रेनिंग की। और ट्रेनिंग के बाद जो है पहली जॉब जब मुझे मिल गई ट्रेनिंग स्कूल में, इसके 2 साल बाद मैंने अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया। बहुत खूब सर। मैं अब अगला क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, जो है आप अपने 5 दोस्त का नाम बताएं। ये दोस्त बचपन से रिटायरमेंट तक के जो सफ़र है ना आपका, उस बीच के कोई भी हो सकते हैं, और आप यदि चाहें तो 5 से ज़्यादा दोस्त का नाम ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 दोस्तों का नाम आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। देखिए, मेरा कक्षा 1 से मेरा जो साथी रहा जी जी गोविंद राम जी, वो कक्षा 1 से लेकर जी और ग्रेजुएशन तक मेरा साथी रहा जी जी जी। और सबसे पहला दोस्त मेरा वही बना, और सौभाग्य से जो है वो भी अध्यापक लाइन में ही, टीचिंग लाइन में ही थे। टीचिंग लाइन में ही थे, वो भी एक मैनेजमेंट के इंटर कॉलेज में अध्यापक रहे, आजकल उनका स्वर्गवास हो गया है। अच्छा अच्छा। दूसरा मेरे साथी थे कांति प्रसाद गुप्ता, जो भी शिक्षक ही बने। अच्छा। हम तीनों ने इंटरमीडिएट जो यहाँ से पास किया, इसके बाद जो है ट्रेनिंग करने के बाद वो भी जो है शिक्षक बने। अच्छा, तो ये कितने 2 दोस्तों का नाम बता दिया आपने, आगे? और फिर मैं जब जॉब में आया तो जॉब में जो है फिर मेरे शिक्षक साथी भी रहे। तो उनमें जो है एक मिश्रा जी थे, अवधेश नारायण मिश्रा। जब मैं टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में अध्यापन करता था, वो मेरे दोस्त बने और उन्होंने मुझे भी मार्गदर्शन दिया, क्योंकि मैं उनसे अवस्था में छोटा था। तो आगे बढ़ने की मतलब जो है तरकीबें, यादें वो मुझे बताते रहे। उनके मार्गदर्शन में मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर वहाँ से मैं जब ट्रांसफ़र होके राजकीय इंटर कॉलेज पीलीभीत में आ गया, तो वहाँ जो है मेरे बहुत से दोस्त बने। तो मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने आपके दोस्तों का नाम के लिए पूछा ना, तो आप जैसे सही से बोल रहे थे, इस दोस्तों के नाम में अटक रहे हैं। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि दोस्तों के लिस्ट में यदि कोई फीमेल भी है तो इसमें शर्माने की बात नहीं है, अब उनका जिक्र भी कर सकते हैं। देखिए, दोस्तों में कोई फीमेल नहीं रहा मेरा, कोई फीमेल नहीं रहा दोस्तों में। अंकल सारे जेंट्स ही रहे। सर, आपको हकीकत बताना है, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। फीमेल कोई दोस्त नहीं रहा, क्योंकि मैं मेल स्कूल में ही रहा ज्यादातर। जी जी। फीमेल से जो है ज्यादा जो है
वास्ता नहीं पड़ा, ठीक ठीक। इसलिए जो कोई फीमेल दोस्त नहीं बना। कोई नहीं, आप अगले दोस्त का नाम बता सकते हैं? अगले दोस्त जो हैं, जब मैं पीलीभीत में आ गया जी जी तो बहुत से मेरे दोस्त, एक शिक्षक थे हर्षरूप त्रिपाठी, जी। वो भी रिटायर हो गए हैं आजकल, हम्म। वो मेरे दोस्त बने। हम्म और इसके बाद हम्म। जो है एक मिश्रा जी जो थे, जी वो मेरे दोस्त रहे। जी जी हाँ, उन्होंने भी मुझे काफ़ी मार्गदर्शन दिया, उनसे भी मैंने कुछ सीखा। जी जी। वहाँ पर जो है हमारे प्रधानाचार्य जो थे वर्मा जी, जी उनसे भी दोस्ती रही जी। और काफ़ी उनके पास उठना बैठना था क्योंकि वो मुझसे अनुभव में बहुत आगे थे, उन्होंने भी मुझे आगे बढ़ने की बहुत सी बातें बताई। हाँ। तो और अगला और आखिरी दोस्त का नाम आप बताएंगे? इसके बाद मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होके राजकीय इंटर कॉलेज खटीमा में आ गया, तो भजन लाल गंगवार मेरे पहले दोस्त बने। अच्छा। हाँ, और सौभाग्य से वो भी आज तक अभी जीवित हैं। उनका आना जाना है, वो यहाँ आते हैं, ब्याह शादियों में भी आते हैं, मैं भी उनके यहाँ जाता हूँ। बहुत खूब। उन्होंने खटीमा में जो है अपना निवास बना रखा है। जी जी। उनके जो है एक बेटा है, 2 बेटी हैं, तीनों अध्यापक हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। सर मेरा अगला क्वेश्चन है, आप अपने बच्चों की पढ़ाई कहाँ से करवाए हैं, प्राइमरी से डिग्री तक? यदि आप संक्षिप्त में बता सकते तो शॉर्ट में बताइएगा, क्योंकि समय का हमें ख्याल रखना ही पड़ेगा। देखिए, मेरे बच्चों की पढ़ाई जो है जी खटीमा में। जी जी। खटीमा उत्तराखंड, उधम सिंह नगर। हाँ, उस समय उत्तराखंड नहीं बना था, यूपी में ही था। यूपी में ही था। हाँ, तो आचार्य नरेंद्र देव विद्यालय से मेरे तीनों बच्चों ने जो है प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की। जी जी। फिर राणा प्रताप इंटर कॉलेज से हाई स्कूल किया। हाई स्कूल के बाद आगे की व्यवस्था नहीं थी, तो बड़ी बेटी ने इंटरमीडिएट जो है वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से किया। जी। छोटी बेटी जब मैं ट्रांसफर होकर यहाँ आ गया, जी जी, तो उसने जो है इंटरमीडिएट जो है यहाँ पर जो है रुद्रपुर में जो है ये महिला इंटर कॉलेज जो है, गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज, जी जी, वहाँ से इंटरमीडिएट करने के बाद इसने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। बहुत और खूब, बहुत केमिस्ट्री में जो है वो मैथमेटिक्स में जो है वो एमएससी मैथमेटिक्स में किया कुमाऊं यूनिवर्सिटी से। बड़ी बेटी ने, छोटी बेटी ने एमएससी किया केमिस्ट्री में, उसके बाद बीएड किया। बड़ी ने भी बीएड किया और दोनों एक साथ ही जॉब में लग गई। तो सर मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, आप ये कह रहे हैं कि आपके सारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से लेकर गवर्नमेंट कॉलेज तक हुआ है? गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है। वाह भाई वाह। इस जमाने में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करके आखिर इतनी बड़ी मंजिल कहाँ कोई हासिल कर पाता है सर? और जो है रुद्रपुर में जो है ये महिला इंटर कॉलेज जो है, गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज, जी जी, वहाँ से इंटरमीडिएट करने के बाद इसने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। बहुत खूब, बहुत केमिस्ट्री में जो है वो मैथमेटिक्स में जो है वो एमएससी मैथमेटिक्स में किया कुमाऊं यूनिवर्सिटी से। बड़ी बेटी ने, छोटी बेटी ने एमएससी किया केमिस्ट्री में, उसके बाद बीएड किया। बड़ी ने भी बीएड किया और दोनों एक साथ ही जॉब में लग गई। तो सर मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, आप ये कह रहे हैं कि आपके सारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से लेकर गवर्नमेंट कॉलेज तक हुआ है? गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है। वाह भाई वाह। इस जमाने में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करके आखिर इतनी बड़ी मंजिल कहाँ कोई हासिल कर पाता है सर? बहुत धन्यवाद। बेटे ने जो है इंटरमीडिएट परीक्षा यहाँ से जो है जनता इंटर कॉलेज से पास करने के बाद कुमाऊं यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन किया। जी जी, किया पीसीएम से। जी जी, और पंतनगर विश्वविद्यालय से जी जी फिजिक्स में एमएससी किया। वाह भाई वाह। फिजिक्स में एमएससी, फिजिक्स में एमएससी बड़ी बात है। फिजिक्स जहाँ आजकल के बच्चे 5वीं 6वीं में भी उनको यदि मौका मिले तो स्किप कर जाएंगे। इतना कठिन, मैथ से भी कठिन फिजिक्स को माना जाता है। कठिन सब्जेक्ट है ये बहुत ही ज्यादा कठिन है, मैथ से भी ज्यादा कठिन है। उसमें यदि कोई बच्चा इतना बड़ा ये कारनामा करते हैं तो बड़ी बात है। पंतनगर विश्वविद्यालय जो है वो मतलब जो है टेस्ट लेता है, प्रवेश परीक्षा के आधार पर उसका वहाँ सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद उसने नेट परीक्षा उत्तीर्ण की। वाह भाई वाह। और उसके बाद उस लोक सेवा आयोग से जो है उसका असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स डिपार्टमेंट में उसकी नियुक्ति हो गई। वाह वाह वाह। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। आपने अपने बच्चों को जिस हिसाब से गाइड किए ना, मैंने सुना है आप अपने स्कूल के बच्चों को भी इसी हिसाब से गाइड किए थे। यही वजह है कि आपके स्कूल के बच्चे भी आजकल बहुत बड़े ओहदे पे हैं। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन होगा, आपके बच्चे अभी कहाँ रह रहे हैं?
देखिए बड़ी बेटी और दामाद बरेली में है, जी जी। दोनों जॉब में है वहाँ। छोटी बेटी और दामाद यहाँ रुद्रपुर में ही है, अपना अलग मकान लेके यहाँ रह रहे हैं। अलग मकान है, दोनों जॉब में हैं जी। और बेटा इस समय जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जी जी डिग्री पौड़ी में कार्यरत है। तो जैसे कि मैं समझ पाया, आपकी बड़ी बिटिया यूपी में रहती हैं। हाँ। बरेली यूपी का हिस्सा है वर्तमान में। हाँ। और छोटी बेटी और बेटा दोनों ही उत्तराखंड में अभी रह रहे हैं, लेकिन अपने घर से थोड़े दूर। हाँ, थोड़े दूर हैं, उत्तराखंड में ही हैं दोनों। जी जी, बहुत खूब। चलिए अगला क्वेश्चन है सर आपसे, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से एक रिटायर्ड पर्सन को अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना चाहिए? देखिए, सेवानिवृत्ति के बाद जो है जी, आदमी के पास काम कम रह जाता है, बिल्कुल। तो उसको अपना टाइम बिताने के लिए जी मेरे विचार से जो है जी जी उसको एंगेज रहना बहुत जरूरी है, जी जी। किसी ना किसी काम में। मैं जब सेवानिवृत्त हुआ जी तो बहुत सी संस्थाओं से ऑफर आया, जी जी टीचिंग के लिए भी आया। हमारे प्रधानाचार्य ने उसी विद्यालय में जी मतलब अध्यापन कार्य करने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने जो है वो काम नहीं किया। जी। मैंने कहा कि अब ये इतने दिन तक जो है जब सेवा की है, इसके बाद जो है मैं स्वतंत्र रूप से अपना ये सारा जीवन जो है बिताना चाहता हूँ। मेरा गांव जो है थोड़ी दूर पर है यहाँ से, गांव भी जाता हूँ, वहाँ खेती उती है, मेरी खेती उती भी देखता था जी, लेकिन अब खेती कम देख रहा हूँ। अब मैं पूरी तरीके से यहीं रुद्रपुर में ही रह रहा हूँ और अपना टाइम पास करने के लिए मैंने बागवानी का काम जो है वो करते हैं। बागवानी का काम, पौधों की देखभाल, पौधे लगाना, सिंचाई करना, उसमें गुड़ाई करना। जी जी। और सुबह शाम जो है मतलब जो है मैं अपना टहलता हूँ स्वास्थ्य के लिए, जो है सुबह और शाम घूमता हूँ, दोस्तों से मिलता भी हूँ, जाता हूँ। इस तरीके से जो है मेरी दिनचर्या जो है चल रही है। बागवानी का आपने सही जिक्र किए हैं। बागवानी मैं देख भी पा रहा हूँ, ऊपर से नीचे तक आपके हर एक एरिया में, मकान के हर एक पार्ट में मुझे पौधे ही पौधे दिख रहे हैं, और ये बहुत बढ़िया है। केवल अपने को इंगेज करने के लिए नहीं, पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत बढ़िया ये तरीका है। इससे आपको क्या होता है, पौधे लगाने की खुशी मिलती है, ऑक्सीजन लेवल आपके घर में बहुत ही मेंटेन रहता है। और जब रोज सुबह उठ के आप देखते हैं ना फूल खिले हुए अपने बगीचे में, अपने गमले में, तो दिल खुश हो जाता है। तो सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ के लिए कैसे प्लानिंग करना चाहिए ताकि किसी के आर्थिक सहारे की जरूरत कम या ना पड़े? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी। जी जी। देखिए, बुढ़ापे के लिए जो है जी, सबसे पहले मैं सबको ये राय दूंगा जी, थोड़ी थोड़ी बचत जरूर करनी चाहिए। सर्विस पीरियड में बचत जरूर करनी चाहिए जी। उस बचत से जो है आपका जो है बुढ़ापे का वो सहारा बनती है और आपको किसी पर जो है आश्रित नहीं रहना पड़ता है जी। बिल्कुल। मैं सरकारी जॉब में था जी, तो पेंशन मिलती है। खैर मेरे लिए ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं आई, पेंशन से गुजारे के लिए काफ़ी है, मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ। बच्चे सारे अपने अपने अपना कमा रहे हैं जी, उन पे मतलब मैं बर्डन डालना नहीं चाहता। ठीक है, बहुत खूब। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, किसी बात पे यदि गुस्सा आ जाए तो उसे कैसे अपने आप पे काबू रखना चाहिए? गुस्सा आना स्वाभाविक है, किसी न किसी बात पे हर एक इंसान को गुस्सा आता है। तो यदि किसी को गुस्सा आता है तो उसको अपने आप पे कैसे काबू रखना है ताकि बात आगे ना बढ़े? देखिए, ये स्वाभाविक है, हर व्यक्ति को गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से को काबू में करना चाहिए जी जी। ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अगर जो है आपको किसी बात पर गुस्सा आता है जी, तो उस बात को इग्नोर कर दीजिए, थोड़ी देर चुप रहिए जी जी, गुस्से को शांत कीजिए जी। गुस्सा आना ठीक नहीं है जी जी, रोज जो है वो नाश का कारण होता है। बिल्कुल। तो उसको शांत करना चाहिए। ठीक ठीक, बहुत ऐसा मौका ना मत दीजिए कि गुस्से से उत्तेजित होकर जी जी हो। बहुत खूब कहा आपने। मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्शक जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं वो अपने जीवन में भी आपके कहे हुए हर एक बात को लागू करेंगे। और मेरा दावा है कि यदि आपके कहे हुए शुरू से लेकर अभी तक की बात को यदि उन्होंने अनुसरण किए ना, तो वो भी आपके तरह अपने लाइफ में सक्सेस मैन ही कहलाएंगे। तो सर मेरा आप
अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लीक से हटके है। लीक से हटके इसलिए कि वो क्वेश्चन हो सकता है किसी के लिए आदर्श हो या ना हो। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन का जवाब दिए वो सभी को आपसे सीख लेनी चाहिए, लेकिन अगला क्वेश्चन हो सकता है आपका पसंद और हमारे दर्शकों का पसंद अलग हो। तो अगला क्वेश्चन है सर, आपकी पसंद सेगमेंट के अंदर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा और उसका जवाब आपको इंस्टेंट देना है, दैट मीन्स कंटिन्यू लगातार देना है। पहला क्वेश्चन, आपका पसंदीदा फिल्म, ये फिल्म किसी भी भाषा का हो सकता है। देखिए, वैसे मैं फिल्म देखने का ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। जी बचपन में जब मैं विद्यार्थी था तो एक आध फिल्म देखी थी। जी जी हाँ, तो उनमें जो है ये एक फिल्म थी आन मिलो सजना। जी जी, बहुत बढ़िया फिल्म थी, मेरे ख्याल से राजेश खन्ना की फिल्म थी ये। हाँ, आन मिलो सजना, ये फिल्म मैंने देखी थी, अच्छी लगी थी। और इसके बाद जो यदा कदा कोई फिल्म देख लेता था, लेकिन उसके गाने ज़्यादा मुझे याद नहीं रहते थे। मुझे याद है, हाँ, इसका टाइटल सॉन्ग मैं आपको सुनाता हूँ। सुनाइए सुनाइए। रंग रंग के फूल खिले मुझे भाए कोई रंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो, अब आन मिलो सजना। बहरहाल अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आपके पसंदीदा हीरोइन कौन। ये पुराने जमाने की भी हो सकती है और आज के दौर की भी हो सकती है। देखिए, उस समय की जो हीरोइन थी हेमा मालिनी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। बिल्कुल, आपको हेमा जी ही पसंद है। हाँ, और हेमा जी अब तो राजनीति में आ गई हैं। जी हाँ। पहले फिल्मों में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जी जी। और हीरो में मुझे जो है अमिताभ बच्चन पसंद है। पसंद है। तो हीरोइन के मामला में हम दोनों की पसंद अलग हो सकती है, लेकिन मैं यदि किसी एक्टर को लाइक करता हूँ, फॉलो करता हूँ और दीवाना हूँ, तो वो एक्टर मेरे लिए भी अमित जी ही हैं। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब अगला है इसमें सिंगर। आपके पसंदीदा सिंगर कौन है। ये सिंगर किसी क्षेत्रीय भाषा के भी हो सकते हैं, देश के भी हो सकते हैं, देश के बाहर के भी हो सकते हैं। देखिए, हमारे टाइम में उस समय मुकेश जो थे, बिल्कुल, मुकेश के गाने आज भी बहुत प्रचलित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पसंदीदा सिंगर मुकेश हैं। मुकेश जी के गाने में बताऊं आपको, राज कपूर जी के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट सभी फिल्मों में मुकेश जी ने ही अपना आवाज दिया है। और यदि कुछ सिंगर को मैं भी पसंद करता हूं तो उसमें से एक मुकेश चंद्र माथुर जी भी हैं। तो मुकेश मेरे भी पसंदीदा सिंगर हैं। हम दोनों की यहाँ भी एक जैसी पसंद है। चलिए अगला, पसंदीदा गायिका के तरफ बढ़ते हैं। आपके पसंदीदा गायिका। गायिका जो है, देखिए, आशा भोसले और क्या नाम, लता मंगेशकर। अच्छा, आपको बताऊं ये दोनों ही बहुत बढ़िया गाना गाती थी, बल्कि लता जी तो इस दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन आशा जी अभी भी हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि वो अभी गाना नहीं गाती हैं। लेकिन जो गाना उन्होंने गा दिया ना, उनका कॉपी करना आज के जमाने के किसी सिंगर के बस की बात नहीं है। और ये दोनों केवल हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। लता मंगेशकर, आशा भोसले पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। अब सर मैं आपका अपना पसंदीदा गाना की बात करना चाहूंगा। आपका कौन सा ऐसा पसंदीदा गाना है जो आप अकेले में गुनगुनाना चाहते थे और गुनगुनाना चाह रहे हैं। देखिए, एक तो गाना यही है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बहुत खूब, ये गाना महेंद्र कपूर जी ने गाए हुए हैं और मनोज कुमार जी, जिसे भारत कुमार कहा जाता था, वो उनके ऊपर भी फिल्माया गया है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं बात का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बहुत खूब सर, यहाँ पे हम दोनों का पसंद भी ऑलमोस्ट सेम है। तो सर अगला और सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरे इस लिस्ट का है, जो है कि
चूंकि आप एक कुशल शिक्षक रह चुके हैं, तो आजकल के बच्चों को क्या नसीहत देना चाहेंगे? मोबाइल की लत अच्छी है या बुरी? यदि बुरी है तो इससे दूर रहने का आपके हिसाब से क्या उपाय होना चाहिए? देखिए, मोबाइल की लत बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, जी और अभिभावकों को या परिवार के सदस्यों को जो है इस लत को छुड़ाना चाहिए या बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। जी जी देखिए, बच्चा जो है, जी जी सबसे पहले उसकी पहली पाठशाला जो है वो स्कूल है, वो घर है। तो घर से ही सीखता है। तो अभिभावक को ऐसा आचरण करना चाहिए कि बच्चे जो हैं उसकी नकल करते हैं। हर बच्चे का ये स्वभाव होता है कि वो अपने बड़ों की नकल करते हैं। बिल्कुल सही। तो जैसा अभिभावकों का आचरण होगा वैसे ही बच्चों का आचरण होगा। अभिभावक को जो है ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी जी। तो बच्चे भी जो है थोड़ा उससे दूरी रहेंगे, और मैं समझता हूँ कि सेकेंडरी एजुकेशन तक बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। बहुत खूब। मोबाइल से फायदा भी है जी, ऐसी बात नहीं है जी, लेकिन लत इसकी खराब है। बहुत खूब। आपने जिस हिसाब का नसीहत दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि इस ब्लॉग को देखने वाले बच्चे और पेरेंट्स दोनों को ही ये आपकी बात ध्यान से सुनना चाहिए, और न केवल सुनना चाहिए बल्कि अमल भी करना चाहिए। जो जीने की राह टाइटल से हमने ये एपिसोड स्टार्ट किया है ना, वो संडे को इसलिए पब्लिश करूंगा क्योंकि घर बैठ के हर एक बच्चे, हर एक पेरेंट्स इस चीज़ को देखे और हमारे एक्सपर्ट की राय के मुताबिक उसको फॉलो करें, यदि उनको जीवन में कुछ बेहतर करना है तो। सर, अब हम लोग आ गए हैं एक बहुत ही अहम क्वेश्चन की तरफ, जो है साल 2019 से लेकर 2021 तक 35,000 से ज़्यादा बच्चे, गौर करिएगा, 35,000 से ज़्यादा बच्चे अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है सुसाइड करके। इससे बचने के लिए कोई उपाय बच्चे और उनके पेरेंट्स के लिए जो आप देना चाहेंगे? ये 35,000 बच्चे वही हैं जिनको माँ बाप ने बचपन से पाला, कॉलेज तक का सफ़र कराया, और ये 35,000 में वो बच्चे भी शामिल हैं जिनको IIT जैसे कॉलेज में दाखिला मिल चुका है, जिनको नीट में दाखिला मिल गया है, जिनको MBBS की डिग्री मिल गई है, मास्टर के लिए गए हुए हैं, वो बच्चे भी सुसाइड किए हैं। तो इसका निदान आपकी नज़र में क्या है सर? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आजकल ये बहुत बड़ी बच्चों के सामने समस्याएं आ रही हैं। जी जी। देखिए, बच्चे के जो है बहुत से शिक्षा शास्त्री ऐसे हुए हैं, जैसे रूसो है, पेस्टोलॉजी है, इन्होंने कहा कि बच्चे को प्रकृति के अनुसार खुला छोड़ दो। बिल्कुल ठीक। उसकी इच्छाओं को देखोगे वो क्या बनना चाहता है। बिल्कुल ठीक। और उसी अनुसार जो है आप उसको जो है शिक्षा ग्रहण कराएं। जी। अभिभावकों का जो प्रेशर जो है या शिक्षण संस्थाओं पर टीचर्स का जो प्रेशर जो है, जी जी, ये बच्चों में जो है नकारात्मक भाव उत्पन्न करता है। बिल्कुल ठीक। और इसका असर ये होता है कि बच्चे आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कर रहे हैं। तो अनावश्यक दबाव जो है बच्चों पर जो है ये अभिभावक ना डालें। अपनी मतलब जो आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए अनावश्यक दबाव जो है बच्चों पर बिल्कुल ना डालें। बहुत खूब। उसको अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने दें। बिल्कुल। तो आप जो ये नसीहत दे रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इस शिक्षक महोदय ने भी अपने बच्चों पे यही फॉर्मूला अपनाए थे? यही वजह रहा उनके बच्चों आज अपने अपने मुकाम में सफलता हासिल करके जॉब में हैं? हाँ, मैंने अपने बच्चों पर कभी दबाव नहीं डाला, किसी काम को करने का दबाव नहीं डाला। बहुत खूब, बहुत खूब। उनको जो है माहौल पढ़ाई का दिया। जी जी। लेकिन अनावश्यक दबाव नहीं डाला। उनकी जो बनने की इच्छा थी वही उन्होंने किया और उसमें मैंने उनको प्रोत्साहन दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी तो राय यही है कि बच्चों पर जो है जो उनकी इच्छा है वही काम, उसी कार्य करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। जी जी। अपनी इच्छा से अनावश्यक दबाव जो है उन पर नहीं डालना चाहिए। जी जी। नहीं तो बच्चे जो है दूसरी दिशाओं पर जाने लगते हैं और इससे जो है अहित कर बैठते हैं। तो सर, आपने अपना बेस्ट समय निकाल के मुझे इस ब्लॉग को कंप्लीट करने के लिए मेरे इस एपिसोड को, जिसका नाम है जीने की राह, उसका पहला एपिसोड आपके साथ शूट करके मुझे बहुत खुश हुआ। और आपके इस बात को आदर्श मान के यदि मेरे कोई दर्शक आपके पथ पे चलते हैं और सफलता की सीढ़ी वो भी छूते हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं धन्य हो गया। मेरे एक दोस्त
एक फैमिली मेंबर यदि कोई आपकी बात को अनुसरण करके सफलता पाते हैं तो मुझे खुशी होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस ब्लॉग में आने के लिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे घर आए और आपने मुझसे जो है बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की। जी सर, धन्यवाद। तो दोस्तों ये था आज की जीने की राह एपिसोड की पहली कड़ी। यदि आप लोग इस कड़ी को आगे और भी देखना चाहते हैं और भी ऐसे शख्स से मिलना चाहते हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी की सफलता की सीढ़ी चढ़े नहीं है बल्कि शिखर पे पहुंचे हैं और कहते हैं ना कि जब भी किसी को सफलता हाथ लग जाए तो उनके पाँव जमीन पे नहीं टिकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के जो मेरे गेस्ट थे वो बिल्कुल सरल जीवन जी रहे हैं और उनके सारे बच्चे बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं उसके बाद भी। तो आप भी इनसे सीख लें। यदि आपको सफलता मिलती है तो जमीन जरूर पैर पे होना चाहिए, जमीन पे पैर होना चाहिए और इनकी कई बातों को यदि आप अनुसरण करके कुछ भी फॉलो करते हैं तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यही विराम देता हूं। आप यदि इस कड़ी को आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके आप मुझे लिखेंगे कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, ये सीरीज आप आगे भी कैरी करो और हाँ किस टाइप के लोगों से आप मिलना चाहेंगे वो भी लिखें। मैंने जैसे शुरुआत में बताया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों का इंटरव्यू लूँगा जो अपनी ज़िंदगी में सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं और कुछ ऐसे लोगों का भी इंटरव्यू लूँगा जो इस समय में मॉडल हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे ही आप मेरे पे प्यार बरसाते रहें, मेरे इस ब्लॉग को देखते रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, आबाद रहें, चाहे आप दिल्ली या गाजियाबाद रहें।